हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए जो एसएससी जीडी की जो हमारे परिवार सिलेक्शन गुरु जी की तरफ से आपके लिए एसएससी जीडी की प्रैक्टिस बैच शुरू की गई है, जिसमें हम डेली आपके सामने सुबह 6 बजे आपके लिए जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। और हम अगर एसएससी जीडी की बात करें तो आपके सामने वैकेंसी भी आ चुकी हैं। ठीक, वैकेंसी ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, जो कि आपके कैलेंडर में जारी हो चुका है कि 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक, तो अब आप लोग एकदम सीरियस से मतलब अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और हम अपने अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें हम डेली आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आज भी अच्छे क्वेश्चन साथ आए हुए हैं। और इसमें हम पहले बता चुके हैं कि ये जो जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने चल रहा है, इसमें जो आपके जीएस के पोर्शन जो आपके शुरू से मतलब कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम जो कल तक हुआ है उसके आगे के आज मतलब कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दिया आपका रूस, ऑप्शन बी दिया आपका अमेरिका, ऑप्शन सी दिया आपका आयरलैंड और ऑप्शन डी दिया आपका ब्रिटेन। तो किसकी बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्य की। किसकी बात कर रहा है? मौलिक कर्तव्य की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं कहाँ से लिया गया? कोई रूस से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया? रूस से लिया गया है। ठीक, अगर पूछे मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? टोटल आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। किसकी सिफारिश पर? तो थी आपके सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पूछे 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां जोड़ा गया था आपका 86वें संविधान संशोधन। कब? 86वें संविधान संशोधन के तहत किसे जोड़ा गया? 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगर पूछे अब कितने हो गए टोटल, तो अब हो गए आपके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। अगर फिर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो रखा गया भाग 4 में। भाग 4 क में। भाग 4 क में। अगर पूछा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 51 क। अनुच्छेद 51 क। ठीक, अगर हम भाग 1 की बात करें तो क्या है उसमें? संघ और राज्य के बारे में उसमें बताया गया, राज्य और स्टेट के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। और भाग 2 की बात करें तो यहाँ नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो अगर अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। और अगर से भाग 4 की बात करें तो हाँ आपका है आपका DPESP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4 क में दिया गया क्या है आपका, मतलब भाग 4 वो था आपका DPESP था। और भाग 4 क को जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य के जोड़ दिया गया कब? 1976 में। किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, कितने शुरू में अगर पूछे कितने जोड़े गए थे? आपके 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने थे? आपके 11 हैं। 11 हैं। 11वां कब पूछे कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं। किसके नाम पर? उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर। उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जानते हैं, किस नदी को जानते हैं। ऑप्शन दिया आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन बी दिया आपका कावेरी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका कृष्णा नदी और ऑप्शन डी दिया आपका तप्ती नदी। तो अगर पूछे उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर अगर दक्षिण की गंगा की बात करें तो है आपकी कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यहीं पे गोदावरी नदी को अगर किसके नाम से जाना था, यहाँ जाना था कि दक्षिण भारत की गंगा। अगर पूछे दक्षिण की गंगा तो आपकी कावेरी नदी हो जाएगी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछ ले तो आपका गोदावरी नदी हो जाएगी। या फिर क्या बोले, उपयोगिता यहाँ पवित्रता के आधार पर दक्षिण की गंगा,
यही पे आ रहा है कि दक्षिण की गंगा से क्या, यहाँ से पहले दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है 1465, जो कि आपकी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, या बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अगर हम कुछ किसकी बात करें कावेरी नदी की, अगर पूछे कावेरी नदी कहाँ से निकली है, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली। कहाँ से निकली है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की अगर कावेरी नदी के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, सदाबहार यानी 12 महीना बहती है। ठीक है, कौन सी नदी, कावेरी नदी। ठीक है, अगर पूछे इसमें अगर कौन कौन से बांध है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में इस पर है कि शिव समुद्रम बांध। ठीक है, कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। ठीक, एक है आपका मेट्टूर बांध, किस पर है, ये भी आपके कावेरी नदी, शिव समुद्रम बांध हो गया, मेट्टूर बांध हो गया, ये सब किस पे है, आपके कावेरी नदी पर स्थित है। अगर हम पूछे कावेरी नदी के विस्तार के बारे में बात करें तो इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो केरल और कर्नाटक और कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ बहती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, केरल में लगभग 3% इसका हिस्सा है, और कर्नाटक में बात करते हैं यहाँ पर 41% और तमिलनाडु में कितना है 56%। ये आपका विस्तार किसकी, कावेरी नदी का विस्तार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसके समय पर हुडों का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन दिया आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन बी दिया आपका विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी दिया आपका स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर पूछे किसके समय पर हुडों का आक्रमण हुआ था तो हुआ था आपको स्कंदगुप्त के समय पर हुडों का आक्रमण हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे स्कंदगुप्त के पिता कौन थे तो आपके कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त। और हुडों का आक्रमण किसके समय हुआ तो भी आपके स्कंदगुप्त के समय हुआ। अगर पूछे हुडों के आक्रमण के बारे में पता कहाँ चलता है तो पता चलता है आपका जूनागढ़ स्तंभ लेख से पता चलता है। कहाँ से, जूनागढ़ स्तंभ लेख से। किसके बारे में पता चलता है कि हुडों का आक्रमण किसके समय पर हुआ था, स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में अगर हम बात करें, इसने क्या किया था, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था, मतलब पुनर्जीर्णोद्धार किया था। इसका सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार किया था, किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक है, अगर पूछे गुप्त वंश में टोटल कितने शासक हुए, टोटल आपके 24 शासक हुए। किसमें, गुप्त वंश में कितने शासक हुए, टोटल 24 शासक हुए थे। कितने, टोटल 24 शासक गुप्त वंश में हुए थे। और किसकी बात हम कर रहे हैं, स्कंदगुप्त की बात करें, इसके पिता कौन थे, कुमारगुप्त थे। अगर हम स्कंदगुप्त का कार्यकाल की बात करें 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था किसका, स्कंदगुप्त का कार्यकाल। ठीक है, और ये जो विष्णुगुप्त, इसका नाम क्या है, विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। इसे क्या कहते हैं, विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। ये गुप्त वंश का मतलब गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। टोटल कितने शासक हुए, टोटल आपके 24 शासक हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपका 4 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया आपका 5 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया आपका 6 अप्रैल और ऑप्शन डी दिया आपका 24 मार्च। तो अगर हम किसकी बात करें, विश्व क्षय रोग दिवस की बात कर रहे हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम पूछे 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल की बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। 6 अप्रैल की बात करते हैं यहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया तो मनाया था आपका 29 अगस्त को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। इसे अनुच्छेद 51 क में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए दिया आपका 2002, ऑप्शन बी दिया आपका 2004, ऑप्शन सी दिया आपका 1976 और ऑप्शन डी दिया 1978। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह अभिभावक का कर्तव्य होगा, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसे अनुच्छेद क में कब जोड़ा गया था? जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वें संविधान संशोधन कब? 2002 के तहत इसे जोड़ा गया था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यही आपका क्या है? यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, पहले तो आपके 46वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, लेकिन 11वां की बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्या अगर पूछे क्या था वो था 11वां मौलिक कर्तव्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक, तो कब जोड़ा गया? 2002 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राजस्थान में डैश नदी पर माही बजाज सागर परियोजना स्थित है, जो जमुनालाल बजाज है। यहाँ पर जमुनालाल बजाज के नाम पर है। ऑप्शन दिया चंबल नदी, ऑप्शन बी दिया आपका माही नदी, ऑप्शन सी दिया आपका नर्मदा नदी और ऑप्शन डी दिया आपको ताप्ती नदी। तो जो जमुनालाल बजाज के नाम पर कौन सा परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना अगर पूछे किस नदी पर है तो आपके माही नदी पर है। फिर जमुनालाल बजाज कौन थे? तो आपके गांधी जी के 5वें पुत्र थे। गांधी जी के 5वें पुत्र पूछे कौन है तो आपके जमुनालाल बजाज हैं। गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? जमुनालाल बजाज को जाना जाता है, जिनके नाम पर माही बजाज परियोजना कहाँ पर बनाई गई? माही नदी पर। किस राज्य में है? ये आपके राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम माही नदी की बात करें, माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह निकलती है आपकी मध्य प्रदेश के मेहद झील से। मेहद झील से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलती है। कितने राज्यों में मतलब इसका विस्तार है या कितने राज्यों से बहती है? तो यह कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, इसके बाद है आपका राजस्थान से गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में यह बहते हुए कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? आपकी माही नदी। ठीक है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि माही नदी किसको कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। यानी पूछा अगर कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तब की माही नदी काटती है। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकली है। कितने राज्यों से होकर बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और माही नदी को भीलों या आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। इसको माही नदी को भीलों या आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? ये आपके माही नदी को कहते हैं। माही नदी को कहते हैं क्या? आदिवासी या भीलों की मतलब एक जनजाति है वहाँ पर, उनकी गंगा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पीछे हम किसकी बात कर रहे थे? यहाँ दिया था कि आपका दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। देखिए यहाँ पर था कि दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपकी गोदावरी नदी। लेकिन अगर पूछे भीलों या आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपकी माही नदी को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर किस शहर में स्थित है? भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका सागर, ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। सागर एक जिला है, ठीक है। झांसी ये आपका उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक। तो पूछा भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन दिया सागर, ऑप्शन बी दिया झांसी, ऑप्शन सी दिया कानपुर और ऑप्शन डी दिया लखनऊ। तो किसकी बात कर रहा है? भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर की। तो कहाँ स्थित है? आपके कानपुर में स्थित। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे मध्य प्रदेश सागर जिला में अगर पूछे कौन सा मंदिर स्थित है, तो यहाँ आपका एरड़ विष्णु मंदिर, एरड़ विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सागर मध्य प्रदेश में। झांसी की बात करें तो यहाँ आपके दशावतार विष्णु मंदिर, दशावतार विष्णु मंदिर। दशावतार विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये आपके झांसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये सब मंदिर अगर पूछे किसके शासनकाल में बनाया गया था, आपके गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कौन कौन से मंदिर? एरड़ विष्णु मंदिर, दशावतार विष्णु मंदिर, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर, ये सब कहाँ है? सब आपके मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मतलब किसके शासनकाल के द्वारा बनवाया गया? गुप्त वंश के शासनकाल के द्वारा इसे बनवाया गया। यहीं पर अगर हम बात करें और कौन कौन से मंदिर गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये बनाया गया था, एक था आपका मध्य प्रदेश में स्थित था, कौन सा? तिगवा विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है? तिगवा विष्णु मंदिर। तिगवा विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अभी आपके मध्य प्रदेश में है। एक और है आपका मध्य प्रदेश में मंदिर, आपका कौन सा? भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। गुप्त शासकों द्वारा ही बनवाया गया था। गुप्त शासकों द्वारा ही अजंता की गुफाएं भी बनवाई गई थी। मतलब अजंता की गुफाएं, अगर पूछा अजंता की गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल आपके 29 गुफाएं। कितने? टोटल 29 गुफा हैं, ठीक है। अगर पूछे अजंता गुफा क्या है? अजंता की गुफा, अजंता गुफा। अगर पूछे अजंता गुफा को यूनेस्को यानी विश्व धरोहर विश्व विरासत सूची में अगर पूछे कब शामिल किया गया था? किया गया था 1983 में। किसमें? यूनेस्को में, यूनेस्को में, ठीक। यूनेस्को में अगर पूछे कब शामिल किया गया तो 1983 में से शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गतका किस राज्य का युद्ध कला या मार्शल आर्ट है? युद्ध कला या मार्शल आर्ट है। ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया बिहार, ऑप्शन सी दिया केरल और ऑप्शन डी दिया आपका पंजाब। इसकी बात करा गतका की। गतका किस राज्य का अगर पूछे किस राज्य का युद्ध कला या मार्शल आर्ट है, तो ये आपके पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। गुरु हरगोविंद सिंह ने, हरगोविंद सिंह जो कि आपके सिखों के गुरु थे, ठीक है। अगर पूछे हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है, तो आपका ठोडा है। क्या है? ठोडा जो आपका हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। बिहार की बात करें तो बिहार का आपका परिखंडा, परिखंडा बिहार का मार्शल आर्ट क्या है? परिखंडा। अगर पूछे केरल का ये है आपका कलियारी पट्टू। क्या? कलियारी पट्टू। कलियारी पट्टू कहाँ का? ये आपके केरल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में भाग 5 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में भाग 5 का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया संघ, ऑप्शन बी दिया नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी दिया आपका मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी दिया आपका नागरिकता। तो अगर हम किसकी बात करें, नागरिकता का संबंध किससे है, तो ये आपके भाग 2 से है। किससे? भाग 2 से। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। और यही बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, भाग 3 में है। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, भाग 4 में है। इसका अगर अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये कितना है? भाग 2 है, ठीक। और संघ की बात करते हैं आपके भाग 5 है। क्या है? संघ की बात करते भाग 5 है, ठीक है। तो पूछा है भारतीय संविधान में भाग 5 का संबंध किससे है, तो संघ से। किससे है? संघ से है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, मतलब पश्चिम की ओर इधर, मतलब इधर मतलब पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये है आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, इधर ऊपर नॉर्थ, इधर नीचे साउथ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी फिर नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। कहाँ से बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। अगर पूछे इसका उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से निकलती है, तो आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ऊपर की बात करें, इधर है आपका विंध्य पर्वत और नीचे आपका सतपुड़ा, और इसके बीच से ही बहती है। यहाँ क्या है? आपका विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, और नीचे आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच से अगर पूछे कौन सी नदी बहती है तो बहती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी कहाँ पर? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कहाँ पर? जबलपुर में, जबलपुर में। जबलपुर में अगर पूछे किस जगह पर, तो भेदा घाट है। कहाँ पर है? भेदा, इसे भेड़ा घाट भी बोलते हैं। भेदा घाट पर कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनाती है? आपके भेदा घाट, जबलपुर के भेदा घाट में यह बनाती है। अगर पूछे नर्मदा की सहायक नदी की बात करें, नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक है आपकी तवा नदी, तवा नदी है, हिरन नदी है, शेर नदी है, शेर नदी है, एक है आपकी शक्कर नदी है, और आगे इटी। ठीक, तवा नदी, हिरन नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, सब किसकी सहायक नदी है? आपकी नर्मदा की सहायक नदी हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी पे बने बांधों की बात करें तो कौन कौन से बांध है? एक है आपका बरगी बांध, बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है। ठीक है, एक है आपका ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध। ये किस पर है? ये भी आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और ये तीनों बांध की बात करें किस राज्य में है? तो आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तीनों बांध मध्य प्रदेश में है। एक है आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये किस नदी पर? ये भी आपके नर्मदा नदी पर है। ये लेकिन कहाँ पर? ये आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चीनी यात्री फेन सॉन्ग किसके समय भारत आया? ऑप्शन दिया प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी दिया हर्षवर्धन, ऑप्शन बी दिया आपका राज्यवर्धन, ऑप्शन सी दिया आपका हर्षवर्धन, और ऑप्शन दिया अवंती वर्धन। तो अगर पूछे चीनी यात्री फेन सॉन्ग किसके समय पर भारत आया तो आया था आपके हर्षवर्धन के समय पर आया था। हर्षवर्धन के समय पर आया था। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो आपके प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और राज्यवर्धन का क्या था? भाई था। मतलब दोनों क्या, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। और अवंती वर्धन की बात करते हैं, कौन था? अवंती वर्धन जो था हर्षवर्धन का जीजा था। क्या था? जीजा था। ठीक, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं। इसकी शासनकाल कब से कब तक थी? इसने शासन कब से कब तक किया था? 606 से 647 ईस्वी तक। 606 से 647 ईस्वी तक इसने इन्होंने शासन किया था। इसका जन्म, हर्षवर्धन का जन्म की बात करें कब हुआ? तो 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी आपकी 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में। अगर पूछे हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर
कब बैठा था? बैठा था आपके 606 ईस्वी में, यानी 606 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। इसकी माता कौन थी? माता का नाम पूछे। इसकी माता थी आपकी यशोमती। यशोमती इसकी माता थी। और पिता कौन थे? तो पिता थे आपके प्रभाकर वर्धन, ठीक है। और इसका सेनापति कौन था? तो पता, सेनापति थे आपके सिंहनाथ। सेनापति की बात करें, सेनापति कौन थे? सिंहनाथ। सिंहनाथ। पत्नी कौन थी? पत्नी थी आपकी दुर्गावती। पत्नी थी दुर्गावती, इसकी पत्नी थी। और बहन कौन थी? बहन थी आपके राज्यश्री। बहन कौन थी? राज्यश्री, जिसके पति कौन थे? अवंती वर्धन, ठीक। बहन कौन थी? राज्यश्री। और पति इसके कौन थे? ये थे आपके अवंती वर्धन थे, ठीक है। अगर पूछे इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी इसकी क्या? कांच कुंज। राजधानी क्या थी? कान्य कुंज। कान्य कुब्ज इसकी राजधानी थी। वर्तमान में कौन सा है? तो ये आपका कन्नौज है। कान्य कुंज कहाँ है? कन्नौज में है, ठीक है। कहाँ पर है? कन्नौज में है, ठीक। तो चीनी यात्री वेनसांग किसके समय पर भारत आया? तो आया था आपके हर्षवर्धन के समय पर आया था। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, क्या बोले? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके वेनसांग को कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक। किसे कहा जाता है? आपके हर्षवर्धन को कहा जाता है। यह भारत कब से कब तक रहा? तो रहा था आपके 630 से 645 ईस्वी तक। 630 से 645 ईस्वी तक कौन था? हर्षवर्धन आपके भारत रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका त्रिपुरा, ऑप्शन भी दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका हरियाणा, और ऑप्शन दिया आपका गोवा। तो भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कहाँ पर है? आपके गोवा स्थित राज्य में। कहाँ पर है? गोवा राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, त्रिपुरा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे क्लाउडेट, क्या है? क्लाउडेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके त्रिपुरा में स्थित है, ठीक। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपका नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा की बात करें यहाँ पर आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड, क्या पूरा नाम क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन दिया ब्रिटेन, ऑप्शन भी दिया अमेरिका, ऑप्शन सी दिया आपका आयरलैंड, और ऑप्शन डी दिया रूस। तो किसकी बात करें? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के पद के बारे में अगर बात करें किस देश के संविधान से लिया गया, तो लिया गया कोई ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। और राष्ट्रपति पद को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। अगर हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों की बात करें तो अगर हम बात करें क्या अनुच्छेद, ठीक, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, ठीक है। इनके अगर हम ट्रिक की बात करें तो इनका ट्रिक क्या बनता है कि पकानी कोका दियो दशम, क्या है? पकानी कोका दुयो दशम, ठीक। यह इनका क्या है? ट्रिक है। मतलब राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या है? पकानी कोका दियो दशम। पद से क्या हो गया आपका? पद। राष्ट्रपति का पद किस में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? मतलब का दिया है? प का, ठीक।
तो का से क्या हो जाएगा, कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद 53 में बताया गया। और नी से क्या हो जाएगा, नी से आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 55 की बात करें, यहाँ दिया को यानी कोटा हो जाएगा, क्या कोटा हो जाएगा। और अनुच्छेद 56 की बात करें, का दिया यहाँ पे कार्यकाल दिया है, कार्यकाल दिया है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा दोबारा निर्वाचन हो सकता है, दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन किसमें बताया गया, आपका अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 की बात करें, क्या दिया है, यो से क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा, यो से योग्यता हो जाएगा। और 10 यानी 59 में क्या है, दशा या शर्तें के लिए शर्तें क्या क्या है। और अनुच्छेद 60 में क्या दिया है आपका, स से आपका शपथ हो जाएगा। और अनुच्छेद 61 म से क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा, महाभियोग। ठीक, ये क्या है, ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद हैं। उनके लिए एक ट्रिक नॉर्मल है, क्या है कि पकानी को का दियो दसम, आपको एक लाइन याद कर लेनी है, पकानी को का दियो दसम। उसी के आधार पर प से पद हो जाएगा, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दो से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा या शर्तें, और स से क्या हो जाएगा शपथ, म से महाभियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिद्धि विनायक मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है, सिद्धि विनायक मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपको उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका मध्य प्रदेश, और ऑप्शन दिया आपका गुजरात। तो अगर पूछे सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित, कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे महाराष्ट्र में और कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, एक है आपका साईं बाबा, साईं बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है, साईं बाबा मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक है घृणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, क्या है, घृणेश्वर मंदिर, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपके महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, एक है आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है, ये भी आपके महाराष्ट्र में है। यमाई देवी मंदिर है, यमाई देवी मंदिर, यमाई देवी मंदिर पूछे कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक है आपका भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, क्या है, भीमा शंकर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से मंदिर हो गए, साईं बाबा मंदिर, घृणेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यमाई देवी मंदिर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर, सब कहाँ में, ये सब आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया अल्बर्नी, ऑप्शन बी दिया वात्स्यायन, ऑप्शन सी दिया प्लिनी, और ऑप्शन दिया देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। तो नेचुरल हिस्ट्री के पूछे पुस्तक के लेखक कौन है, आपके प्लिनी है। कौन है, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है, नेचुरल हिस्ट्री। अल्बर्नी की बात करें तो इनका पुस्तक है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है, आपके अल्बर्नी की है। वात्स्यायन की पुस्तक क्या है, काम सूत्र है, क्या है, काम सूत्र किसकी पुस्तक है, वात्स्यायन की है। देवकी नंदन खत्री की पुस्तक क्या नाम है, चंद्रकांता, चंद्रकांता किसकी पुस्तक है, ये आपके देवकी नंदन खत्री की है। अगला क्वेश्चन दिया, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिया आपका कथक, ऑप्शन बी दिया आपका, ऑप्शन बी दिया कथकली, ऑप्शन सी दिया ओडिसी और ऑप्शन दिया भरतनाट्यम। तो कमला नारायण के अगर पूछे किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, आपके भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपके कहाँ का है, ये आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक की बात करें तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। ठीक, कथकली की बात करें तो ये आपके केरल का है, केरल में 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम है। ओडिसी की बात करें तो आपके उड़ीसा का है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है, ओडिसी है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। कथक उत्तर प्रदेश का, भरतनाट्यम
कहाँ का, तमिलनाडु का। एक है आपका मणिपुरी, कहाँ का, मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है आपका, असम का है। एक है आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का इसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी। ठीक, तो क्या क्या हो गया, कितने हो गए, कथक हो गया, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। हाँ, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश क्या है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपके आंध्र प्रदेश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को ₹100 जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। तो राष्ट्रपति भी अगर चुनाव लड़ता है तो उसे जमानत राशि कितनी किसके पास रखनी होती है, आरबीआई के पास रखनी होती है। कितनी उसकी जमानत राशि है, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है। ऑप्शन है दिया आपका 15,000, ऑप्शन भी दिया आपका 20,000, ऑप्शन सी दिया आपका 10,000 और ऑप्शन डी दिया आपका 25,000। तो राष्ट्रपति अगर पूछे जमानत राशि कितनी होती है तो होती है आपकी 15,000। ये 15,000 अगर से कुछ मतलब वहाँ पर लिमिट होता है, इतना वोट अगर से राष्ट्रपति को नहीं मिलता है तो जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। अगर जो लिमिट कितनी है 1/6, 1/6 अगर से वोट नहीं मिलता है, 6 में से 1 वोट अगर से अगर इतना भी वोट नहीं मिलता है इसको राष्ट्रपति को, तो ये जमानत राशि भी आपकी जब्त हो जाती है। और एक क्या है, ये आपकी मतलब एक तरह से घनघोर बेइज्जती की तरफ इशारा करती है कि आपको अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाएँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अहमदाबाद तथा गांधीनगर डैश नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन दिया नर्मदा नदी, ऑप्शन भी दिया साबरमती नदी, ऑप्शन सी दिया माही नदी और ऑप्शन डी दिया आपका ताप्ती नदी। तो अहमदाबाद तथा गांधीनगर पूछे किस नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक, किसके किनारे, साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। अगर फिर साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ बहती है, तो राजस्थान तथा गुजरात में से होते हुए कहाँ पर, खंभात की खाड़ी में जाकर ये भी नदी आपकी गिर जाती है। तो साबरमती नदी किनारे कौन से शहर हैं, अहमदाबाद तथा गांधीनगर। अगर गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मतलब सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, सूरत है। वो किस नदी किनारे स्थित है, आपके ताप्ती नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया नालंदा विश्वविद्यालय में डैश पर एक शिक्षक होते थे। मतलब ऑप्शन दिया 15 बच्चे, ऑप्शन बी दिया 10 बच्चे, ऑप्शन सी दिया आपका 5 बच्चे और ऑप्शन डी दिया आपका 20 बच्चे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कितने बच्चों पर एक शिक्षक होते थे, तो ये होते थे आपके 5 बच्चों पर। ये किसने बताया था, तो ये बताया था चीनी यात्री वेन स्वांग, जो कि आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसने बताया, वेन स्वांग ने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 5 बच्चों पर एक शिक्षक रहते थे। ठीक है, तो अगर पूछे वेन स्वांग कितने समय तक भारत में रहा था, तो ये रहा था आपका 15 वर्ष तक भारत में रहा था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी, तभी तो बता पाया कि कितने माह तक अगर पूछे पढ़ाई किया था, तो 18 माह तक, मतलब 18 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था और वहाँ पर महायान शाखा का अध्ययन किया। किसका क्या अध्ययन किया था, महायान शाखा का अध्ययन किया था, महायान शाखा का अध्ययन किया था। और इसने ये सब बातें अगर पीछे किस में बताई है, तो इसकी एक मतलब यात्रा विवरण है। क्या है पुस्तक का, क्या नाम है, CU की पुस्तक का नाम क्या है, CU की। इसी में इन्होंने सब चीज़ बताया हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया कि व्यापार के महत्व मतलब व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसे बताया है, तो इन्होंने बताया कन्नौज को। व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र पूछे कौन था, ये था आपका कन्नौज। व्यापार का महत्वपूर्ण उत्तर भारत का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, ये आपका कन्नौज था। और दक्षिण में अगर पूछे व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र किसे बताया, तो ये बताया था कांची को। किसको, कांची को इन्होंने दक्षिण में, और उत्तर में नॉर्थ में कन्नौज को, और साउथ में कांची को व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बताया। किसने बताया, किसने, वेन स्वांग ने बताया था। किसने, वेन स्वांग ने बताया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य कौन सा है। सबसे साक्षर मतलब संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन सी दिया आपका अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी दिया लक्षद्वीप। सबसे साक्षर संघ राज्य की बात कर रहा तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे साक्षर राज्य की बात करें हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारे जो है आपका लक्षद्वीप जो आपके सबसे साक्षर संघ राज्य कौन सा है, आपका लक्षद्वीप। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।